नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राष्ट्रपति टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने दो भागों में बांट लिया था, एक शांतिकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे दी थी, कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं, और शांतिकालीन में कौन कौन सी लिखी थी हमने। एक तो कार्यकारी शक्तियां लिखी, कौन सी? कार्यकारी, जो कि हो चुकी है। दूसरी, अरे बोलो रे, हैं? सैन्य शक्ति, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एक कूटनीतिक शक्तियां, जो भी पढ़ा चुका हूं। और एक परिस्थिति जन्य स्वविवेकी शक्तियां। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्वविवेकी शक्तियां हैं, उनके बारे में भी इसमें पढ़ना होता है। और इसके बाद में कोई हेडिंग डलवाई थी क्या? नहीं डलवाई? तो लिखो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। आप चार्ट देख लीजिए, उस चार्ट में वित्तीय शक्तियां होगी, ध्यान रखना। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन सा? कौन सा वाला? संविधान प्रदत्त थोड़ी, तो राष्ट्रपति को कहाँ है? राष्ट्रपति में तो क्रॉस कर रखा है ना आपने। मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चल रहा हूं। राष्ट्रपति की, अब देखो अलग अलग नहीं पूछ के, सारी शक्तियां राष्ट्रपति की स्वतः ही हो जाती है, तो सारी राष्ट्रपति की शक्तियां ही हैं अपने आप में। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, वित्त से संबंधित। किससे? वित्त से संबंधित। तो वित्त से संबंधित शक्तियों में हम ये लिख सकते हैं कि धन विधेयक का नाम सुना होगा आपने, मनी बिल। मनी बिल जब भी संसद में पेश किया जाता है, तो हमेशा मनी बिल को लोकसभा में पेश करते हैं। कहाँ पेश करते हैं? राज्यसभा में पेश नहीं करते। हमेशा मनी बिल किस में पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। और मनी बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो इसका मतलब धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है, तो वो धन मतलब वित्त से संबंधित ही मामला है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, धन विधेयक। धन विधेयक कौन सा विधेयक? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। देखो, संसद में धन विधेयक लाने के लिए, यानी कि मनी बिल लाने के लिए, पहले किसकी अनुमति लेनी होती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश या प्रस्तुत किया जाता है। अब संसद के भी अगर पूछ लिया जाए, तो कौन से सदन में इसको पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है इसको। सबसे पहले किस में करते हैं? लोकसभा में। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर भीतर इस पर अपनी क्या देनी होती है? अनुमति देनी होती है, ध्यान रखना। अगर दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता, उस पर क्या देता है? स्वीकृति देता है, क्योंकि आपने पहले ही स्वीकृति दे दी थी इसलिए। और आगे हम पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 109 पढ़ेंगे ना, 109 और 110 जो आर्टिकल पढ़ेंगे, वहां पर धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 109 और 110 कहाँ पर आएंगे? संसद में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? संसद टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पर आएंगे। बाकी हम सामान्यतः लिख सकते हैं। 110 में धन विधेयक की डेफिनेशन मिलती है, और 109 में धन विधेयक किस प्रकार से पेश किया जाता है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस में मिलता है? 109 में मिलता है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। नोट। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। धन विधेयक को संसद के
दोनों सदनों में से सबसे पहले दोनों सदनों में से सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में पेश किया जाता है। नोट नोट ही चल रहा है कि वैसे? अधिक जानकारी के लिए अनुच्छेद 109(10) का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा मिलती है और 109 में धन विधेयक किस प्रकार से पेश किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, उसका उल्लेख मिलता है। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, जब भी एक एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले राष्ट्रपति, आपको पता है, अभिभाषण देता है। देता कि नहीं देता? उनकी जो भी बजट से संबंधित जो भी बातें होती हैं, उन सारी बातों का उल्लेख कौन करता है? राष्ट्रपति भी करता है, ध्यान रखना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित भी इसको शक्तियां प्राप्त होती है। किसको? राष्ट्रपति को। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 112 में, जिसे सामान्यतः हम बजट कहते हैं, केंद्र का बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र का बजट। केंद्र के बजट से संबंधित अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास है। और राज्य में किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। तो इसका आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपति को केंद्र के बजट से संबंधित भी अधिकार प्राप्त होते हैं। और ये सब वित्तीय शक्तियों में आती है ना, अधिकार प्राप्त होते हैं। और केंद्र का जो बजट है ना, उसको रेखांकित कर लो, लिखो। इस शब्द के लिए या इसके लिए भारतीय संविधान में, इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में जो केंद्रीय बजट लिखा ना हमने, इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसका वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो। वित्तीय शक्तियों में अगला पॉइंट, 2 पॉइंट हुए हैं अभी तक तो, है ना? अगला पॉइंट लिखिएगा। अनुदान की कोई भी मांग, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। लिख लिया? देखो, केंद्र लेवल पर 3 प्रकार की निधियां होती है। देखो, 3 प्रकार की निधियां विद्यार्थियों। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की निधियां होती है। केंद्र लेवल पर भी 3 प्रकार की निधियां, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी होती है, सेम ही। राज्य स्तर पर भी क्या होती है? सेम होती है। संचित निधि राज्य पे कौन सी होती है?
संचित निधि, आकस्मिक निधि यहाँ पर भी होती है और लोक लेखा निधि यहाँ पर भी होती है। अरे लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। वैसे 3 प्रकार की निधियां होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। 3 कौन कौन सी? संचित, आकस्मिक और लोक लेखा निधि होती है, ध्यान रखना। संचित सेंटर की जो संचित निधि होती है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? हैं? संसद का होता है। और आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? यह किसके अधिकार में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और ये तो पब्लिक फंड है। इसी प्रकार जो राज्य स्तर पर जो संचित निधि होती है, इसमें से पैसा निकालना तो किसकी अनुमति से निकालते हैं? विधानमंडल की। किससे? विधानमंडल की अनुमति के बाद में पैसा निकलेगा। और राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, वो राज्यपाल के हाथों में होती है। क्या होती है? राज्यपाल। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार में कौन सी निधि होती है? आकस्मिक निधि होती है। और कहीं ना कहीं उसका संचित निधि में भी रोल रहता है, क्योंकि इस पर कंट्रोल किसका होता है? संसद का। और राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। तो और इस आकस्मिक निधि में सदैव 500 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 500 करोड़ रुपए। अगर देश में ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि पैसों की कहीं पे पैसे देने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अपने साइन कर कर वहां से क्या दे सकता है? पैसे निकलवा सकता है, पैसे दे सकता है, ध्यान रखना। और इसमें से माना कि 200 करोड़ की आवश्यकता पड़ी, 200 करोड़ दे दिए राष्ट्रपति ने, फिर जो कितने कम पड़ गए, फिर इसमें 300 ही बचे, तो 200 करोड़ जो बचेंगे वो इससे वापस ले लेगा, इसमें संचित निधि से वापस ले लिए जाते हैं इसमें। ठीक है ना? और संचित निधि से जब पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति लेना जरूरी? संसद की। अब संसद की जब बैठक होगी तब ले लेंगे, क्या दिक्कत है? लिखो, राष्ट्रपति, लिखो ना, राष्ट्रपति भारत की संचित निधि से, सॉरी आकस्मिक निधि, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से, कौन सी निधि से? आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय, किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। लिख लिया? लिखो, आकस्मिक निधि से पैसे निकालने में, आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है ना। मतलब आकस्मिक निधि में जो 500 करोड़ रुपए है, इनको अगर निकालना है तो किसकी अनुमति लेना जरूरी है? और संचित निधि में जो पैसा होता है उसमें से अगर निकालना है तो किसकी अनुमति लेनी होती है? संसद की। तो क्या लिखा आपने? आकस्मिक निधि से पैसे निकालने में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। नोट, केंद्र की आकस्मिक निधि में सदैव केंद्र की आकस्मिक निधि में सदैव 500 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 500 करोड़। कई बार पूछा गया है राशि कितनी होती है? 500 करोड़ रुपए होते हैं। 500 करोड़ रुपए होते हैं। और देखो, संचित निधि में तो स्रोत बहुत सारे, टैक्स वगैरह जो सारा पैसा जाता है वो किसमें जाता है? संचित निधि में जाता है। लेकिन आकस्मिक निधि में पैसा कहां से आता है? संचित निधि से ट्रांसफर होकर जाता है, ध्यान रखना। लिखो, संचित निधि में, सॉरी आकस्मिक निधि में ये पैसा संचित निधि से ही आता है। कहां से आता है? संचित निधि से ही आता है। चलो एक काम करें, आप नोट डाल लो। नोट, भारत में 3 संवैधानिक निधियां हैं। कितनी है?
3 संवैधानिक निधियां हैं और 3 पार्ट कर लें आप। तीन संवैधानिक निधियां हैं। पहली संचित निधि, और इसे हम क्या कहते हैं? समेकित निधि भी कहते हैं। दूसरी आकस्मिक निधि, इस टॉपिक से हटके बात कर रहा हूं मैं, है ना। और तीसरी लोक लेखा। समझ जाओगे ना, लोक लेखा निधि या जन लेखा निधि भी कहते हैं इसको। हाँ, रेणु, रेणु है कि रेणुका? रेणुका का, तो बता भाई, रेणुका संवैधानिक निधि है कि नहीं है? संचित निधि, यस या नो? और आकस्मिक भी है, और लोक लेखा भी नहीं है। मैंने बताया ना, 3 लोक संवैधानिक लोक निधि है, तो तीनों ही संवैधानिक है। तीनों ही कैसी है? संवैधानिक। चलो, इनको संवैधानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख मिलता है। संविधान में उल्लेख मिलता है तो कहां पर मिलता है भाई उनका उल्लेख? चेतना बताइए, कौन से भाग में मिलता है, बताओ पहले तो। हाँ चेतना बहन जी, बताना। पता नहीं है? वेरी गुड। इसका मतलब आप पॉलिटिकल साइंस का बरोबर रिवीजन कर रहे हो। यही है, और तो क्या है, तभी नहीं बता पा रहे हो। रिवीजन किया करो। ये नहीं है कि एक बार आपने बढ़िया नोट्स बना लिए उसको साइड में ले जाके पटक दो, कोई मतलब नहीं। तो भाग 12 कौन से मिलता है? भाग 12 में ध्यान रखो। तीनों निधियों का उल्लेख कौन से मिलता है? भाग 12 में। इसका मिलता है अनुच्छेद 266 क्लोज 1, इसका मिलता है अनुच्छेद 266 क्लोज 2, और इसका मिलता है अनुच्छेद 267 में। लिख लो ये। क्योंकि आप भाग 12 पढ़ते हैं तो इतनी अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावली आती है, तो आप भूल जाते हो कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। देखो, हम 3 प्रकार की निधियों के बारे में चर्चा करते हैं। सेंट्रल लेवल की, इसी प्रकार राज्यों में भी होती है, ध्यान रखना। तो सेंट्रल लेवल की जो है उस संचित निधि का उल्लेख तीनों संवैधानिक, तीनों में क्या आएगा? संवैधानिक निधि, संवैधानिक निधि, ध्यान रखना। तीनों के भाग कौन से हैं? भाग 12, भाग 12, भाग 12। और इसका आर्टिकल कौन सा है? 266 क्लोज 1। इसका कौन सा है? 266 क्लोज 2। इसका 267। अब देखो, सबसे ज्यादा आपको पता है भारत में टैक्स लगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? भारत है। इसमें जो आमदनी होती है, इसमें जो धन आता है, इस निधि का मतलब फंड, निधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंड। तो इसमें जो फंड आता है, इसमें जो पैसा आता है, वो मुख्य रूप से किससे आता है? करों से। लिखो, आय का स्रोत क्या है इसमें? टैक्स। लिखो इसमें आय का स्रोत कर। आय का स्रोत क्या है? कर। लिखो इसी में ही। अब देखो, संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, समेकित निधि से पैसे निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? लिखो, इस निधि में से पैसे निकालने हेतु संसद की अनुमति लेनी होती है। संसद की अनुमति लेनी होती है। किसकी अनुमति लेते हैं भाई? संसद की अनुमति लेते हैं, ध्यान रखना। ओहो विद्यार्थियों, गड़बड़ हो गया।
ये आगे पीछे आंकड़े है ना। इसमें लिखो आकस्मिक निधि में, सॉरी आकस्मिक निधि यहाँ लिख लो, आकस्मिक कोई बात नहीं। आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 267 में। लिखो, इसमें पैसे निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। और इसके बारे में ज्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिखा है मैंने अभी। और इसमें आय का स्रोत क्या है ये बता दो आप तो। आय का स्रोत क्या है? संचित निधि से पैसा आता है, संचित निधि से आता है। और इसमें लिख लीजिए आय का स्रोत ये होता है ना, जैसे पीएफ, जैसे आप नौकरी करते हो तो जैसे प्राइवेट नौकरी करते हो तो उसमें पीएफ कटता है ना, हाँ प्रोविजनल फंड। जीपीएफ लिख लो, पीएफ, जीएफ, नहीं सॉरी जीपीएफ, पीएफ और जीपीएफ, पीएफ, जीपीएफ। इसके अलावा जो कुछ पॉलिसी कराते हैं हम, जैसे पीएलआई हो गया, पीएलआई, ये सब होते हैं इसके। अब इसमें से पैसा जमा कराने के लिए, निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी अनुमति की आवश्यकता? संसद की, राष्ट्रपति की? किसी की आवश्यकता नहीं, अपना पैसा खुद का, जब चाहे जब निकाल लेंगे। हैं, इसमें अनुमति की कहाँ जरूरत पड़ रही है? लिखो, इसमें से पैसे निकालने के लिए किसी की आवश्यकता, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अपना ही पैसा, उसको निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे पहले, यूं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका, वित्त आयोग का। तो वित्त मतलब वो पैसे से संबंधित, और वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र को कितना मिलेगा, राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, उसका निर्धारण किया जाता है। तो लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही, हाँ तो कॉमन ही तो लिखा रहा हूँ, ये तो हो गया ना निधियों के बारे में, तो अलग से लिखो। मतलब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति पढ़ रहे हैं ना, उसमें अगली शक्ति लिखो। राष्ट्रपति के द्वारा ही केंद्र व राज्यों के मध्य धन का बंटवारा हेतु, धन के बंटवारा हेतु, बंटवारा हेतु, धन का बंटवारा हेतु, सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलो। बंटवारे हेतु प्रत्येक 5 वर्ष बाद, या प्रत्येक 5 वर्ष में लिख सकते हो, प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बंद कर दो, बंद कर दो, टूट जाएगा, टूट जाएगा, पंखी टूट के आ जाएगी, ध्यान रखना। एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और ये केंद्रीय वित्त आयोग होता है। राज्यों में वित्त आयोग आयोग होता है, ध्यान रखना। हाँ, राज्य, भारत का जो वित्त आयोग होता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? हाँ, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख। वो छोटा सा सवाल है कि केंद्र का जो वित्त आयोग होता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? और केंद्र का जो वित्त आयोग होता है ना, का काम होता है राज्यों को कितना मिलेगा और केंद्र को कितना दिया जाएगा, धन का बंटवारा। मतलब जैसे 100 रुपये आए हैं, अब 100 रुपये में से कितना राज्यों को दिया जाएगा और कितना केंद्र को दिया जाएगा, कौन सा, किस राज्यों को कितना दिया जाएगा, ये भी डिसाइड करता है। बताओ, 260 में, 280,
देखो ब्रैकेट में लिख लो, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 मिलता है। अधिक जानकारी के लिए 280 का अध्ययन करें। जिस प्रकार केंद्र में वित्त आयोग होता है उसी प्रकार राज्यों में वित्त आयोग होता है। प्रकार केंद्र में वित्त आयोग होता है उसी प्रकार राज्य में वित्त आयोग होता है। और राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 और भाग 9A में मिलता है। 9B में क्या है? सहकारिता है। और 9 में क्या है? पंचायती राज। और 9A में क्या है? नगर निकाय। तो 343 आई और वाई में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस मिलता है? आई और वाई में। 343 आई और वाई में मिलता है। हालांकि हम जब स्टेट की पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया आपने? और धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 109। और धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख 110 में। और वित्त वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस में मिलता है? या केंद्र का बजट का उल्लेख किस में मिलता है? 112 में मिलता है। और जो अनुदान की मांग है उसका उल्लेख किस में मिलता है? 113 में मिलता है। ये होगी विद्यार्थियों राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, अब क्या पढ़ोगे? कौन सी शक्तियां बची? देखो चार्ट में न्यायिक शक्तियां बची है, तो लिखो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। इस चला देता हूं ना। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब देखो न्यायिक शक्तियों में अगर हम बात करें तो न्यायपालिका से रिलेटेड ये क्या क्या काम करता है? तो दो काम तो नियुक्ति के करता है, नियुक्ति और हटाने का। लेकिन वो तो फिर कार्यकारी में चल जाएगा, तो कार्यकारी में भी जाएगा और न्यायिक में भी जाएगा, दोनों में जाएगा, ध्यान रखना। उसके अलावा आपको पता है कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उनको ये कई बार माफ भी कर देता है। तो वो सारे इसमें न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही चल जाता है। कई बार आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी लेता है। लेता है कि नहीं लेता? वो परामर्शकारी शक्तियों में भी जा सकता है और वैसे सामान्य है उसको हम न्यायिक शक्तियों में भी रख सकते हैं। लिखो राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो सर आपने तो कहा था जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितना भी उनको हटाने वाले प्रावधान है, सारे किस में जाते हैं? कार्यकारी शक्तियों में जाते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में भी जाते हैं और न्यायिक शक्तियों में भी जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करना और हटाना किस में जाएगा? कार्यकारी शक्तियों में। लेकिन कार्यकारी विकल्प में ना हो तो उसको हम न्यायिक शक्तियों में मान लेंगे। और दोनों हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम वरीयता किसको देंगे? कार्यकारी को देंगे। ध्यान। आपको पता है राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है। लिखो और कौन से आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत। लिखो भारत के राष्ट्रपति को, मतलब ये न्यायिक शक्तियों के भीतर ही आ जाएगा, ध्यान रखना ना सब। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त है। क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त
लिखो। इस समाधान के तहत राष्ट्रपति को क्षमा, कौमा, परिहार, राष्ट्रपति को सजा को क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, कौन सी, विराम एवं परविलंब, परविलंब ब्रैकेट में विलंब का अधिकार होता है। लिखो। राष्ट्रपति, अब ध्यान ध्यान देना, राष्ट्रपति को जो क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है वो संघ सूची के मामले में है, राज्य सूची के मामले में नहीं है। राज्य सूची के मामले में किसको होती है? राज्यपाल को होती है। लिखो। राष्ट्रपति निम्नलिखित अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की, दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित अपराध के लिए दोषी करार, दोषी करार न्यायपालिका देती है, दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं या कर सकता है। मतलब जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, क्या कर दिया? अपराध कर दिया, और अपराध पर आपको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दी? सजा दे दी। और सजा देने के बाद में राष्ट्रपति चाहे तो आपको क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लेकिन वैसे नहीं चाहता राष्ट्रपति, जब चाहता है, जब केंद्र का मंत्रिमंडल जो कहता है ना उसके अनुसार करता है। जैसे मेरी बात सुनो, आप कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, आपको राजनीतिक व्यवस्था के कारण दूसरी पार्टी की सरकार थी, उसने किसी मामले में आपको फंसा दिया, मामले में फंसा दिया तो आपको, आप जेल भी गए, कई वर्षों तक जेल में भी बंद रहे आप, ठीक है। उसके बाद में आपका मामला सेशन कोर्ट में गया, पहले सेशन कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी, या तो उम्र कैद मान लीजिए, या 10 साल की सज़ा सुना दी, या फांसी की सज़ा सुना दी, ओके। फिर आप गए कहाँ पर? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी कहा सेशन कोर्ट की ने जो सज़ा सुनाई है वो न्यायोचित है, मतलब सही सुनाई, कोई गलत नहीं सुनाई, क्योंकि इस व्यक्ति का अपराध बनता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस व्यक्ति को जो सज़ा दी है लोअर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा जो सज़ा सुनाई गई थी वो सही है, मतलब इसकी जो अपील है उसको खारिज कर दी जाती है। आप फिर आप अपील कहाँ करोगे? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति आपको माफ़ कर सकता है, आपने कोई अपराध किया है, अब बताओ। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से आपको माफ़ नहीं कर सकता। केंद्र का जो मंत्री परिषद होता है, केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है, उसकी सिफारिश पर आपको क्या किया जा सकता है? माफ़ किया जा सकता है। जैसे माना कि आप बीजेपी के पार्टी, बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी बीजेपी की है, सेंटर में भी किसकी है? बीजेपी की। आप कभी राजस्थान में बीजेपी के कोई कैंडिडेट हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब आपको राजनीतिक व्यवस्था के कारण किसी मामले में फंसा दिया गया, फंसा दिया गया तो कोर्ट सरकार की बात मानता नहीं, आपको पता है कोर्ट निष्पक्ष होता है। अब कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया, आपको मतलब दोषी मान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारों ने। लेकिन राष्ट्रपति किसके बहुमत से बना है? बीजेपी वालों के बहुमत से बना है। तो अगर, और राष्ट्रपति को बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा सलाह दी जाए कि भाई आप इस व्यक्ति को क्या कर दो? माफ कर दो, फिर राष्ट्रपति आपको माफ कर सकते, ऐसा होता है कई। तो कई बार इन शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है, ऐसी बात नहीं, और सही भी है तो गलत भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। क्या लिखा है? तो इन सजाओं को क्या किया जा सकता है? सजा बिल्कुल माफ भी की जा सकती है, परिहार भी किया जा सकता है, लघुकरण भी किया जा सकता है, और विराम भी दिया जा सकता है, जिसे हम विलंबन भी कहते हैं। और लिखो, क्या लिखा लास्ट पॉइंट?
पहला लिखो, संघ या संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, किसको? संघीय विधि के विरुद्ध, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, दंडित व्यक्ति को। आप इस शब्दावली को बिल्कुल नहीं समझे होंगे। हाँ आस्था बहन जी, समझ गए क्या? संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को नहीं समझे हो? हाँ रेणु समझ गई? थोड़ा थोड़ा समझी है, थोड़ा थोड़ा क्या समझी? संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे? कौन समझा पूरा? नहीं मैंने ये पूछा भाई कौन समझा, मतलब नहीं, कौन समझा? कोई नहीं समझा? हाँ चेतना, हाँ बता, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो मेरी बात सुनिए, हाँ, ये सही कह रही। केंद्र के द्वारा कोई कानून बनाया गया, और केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो संघ सूची के विषय पर बनाया जाता है। अब वो कानून में जिसे अवैध माना गया है, जिसे विधि विरुद्ध माना गया है, और विधि विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको कोर्ट क्या देगा? सजा देगा। कोर्ट ने सजा दे दी, दंड दे दिया उसको, और उस दंड को उस राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। बिल्कुल पूर्णतः माफ भी कर सकता है, उस दंड को कम भी कर सकता है। ठीक है, और हो सकता है दंड वो का वही रखे, मतलब उसकी जैसे 10 साल की सजा है तो 10 साल की सजा वो की वही रखे। हो सकता है उसकी प्रकृति चेंज कर दे, कठोर दंड को साधारण दंड में परिवर्तित कर सकता है वो। तो वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। हाँ लिखो। इसके अलावा देखो, एक तो ये हो गया कि संघीय सूची का कोई मामला है तो उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। इसका मतलब यही समझे आप। दूसरा, सैन्य कोर्ट होते हैं, मार्शल कोर्ट होते हैं, उनका अलग ही पूरा कानून होता है, अलग ही तरीके से वो सारा सिस्टम चलता है। जैसे आपने देखा होगा आर्मी मैन वगैरह जो होते हैं उनके साथ कोई अपराध घटित हो जाता है तो उनका अलग ही कोर्ट चलता है, और उस कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोषी मान लिया तो उस व्यक्ति को भी ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है। ये भी उसके क्षमादान की शक्तियों में आता है। दूसरा पॉइंट लिखो, हमने लिखा निम्नलिखित आएंगे। निम्नलिखित में एक तो लिखो संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, दूसरा सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के मामले में। लिख लिया? अब देखो, सैन्य कोर्ट को हम बोलते हैं मार्शल कोर्ट, ये आप ब्रैकेट में लिख लेना मार्शल कोर्ट, क्योंकि कई बार सैन्य न्यायालय नहीं आकर सैन्य कोर्ट आ जाता है, सैन्य कोर्ट नहीं आकर मार्शल कोर्ट आ जाता है। और वैसे सामान्य समझने के लिए, जैसे कोई फौजी वगैरह उसके खिलाफ मुकदमा चलता है ना उधर ही, इस माना है कि किसी फौजी को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। कई बार फौजी भी आपको पता है सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, दुश्मन देश को दे देते हैं, या कोई अन्य आरोप में उनके खिलाफ मार्शल कोर्ट में कार्रवाई चलती है। जैसे माना कि आपको कहा गया था कि भाई आप फायर नहीं करेंगे और आपने फायर कर दिया, तो उसकी जांच कहाँ चलती है? सैन्य कोर्ट में चलती है। तो वो सैन्य कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय या दिए गए दंड को भी कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति बदल सकता है। तीसरा लिखे, अब देखो, चाहे किसी भी सूची का मामला हो, राज्य सूची का अपराध हो चाहे केंद्रीय सूची का अपराध हो, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया है तो मृत्यु दंड को क्षमा करने का पावर केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। तो मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति, ऐसे लिखो, मृत्यु दंड दिए हुए व्यक्ति को, मृत्यु दंड दिए हुए व्यक्ति को। आपने देखा होगा कई बार आतंकवादी वगैरह है, इनको कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है, यानी कि फांसी की सजा दे दी जाती है। क्या दे दी जाती? मृत्युदंड का मतलब है फांसी की सजा ना। मृत्युदंड दे दिया जाता है, उसके बाद भी वे जैसे राष्ट्रपति के पास अपील करते हैं तो राष्ट्रपति कई बार उनकी अपील को स्वीकार कर लेता है। राष्ट्रपति ही स्वीकार नहीं करता, मतलब केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रि परिषद होता है, उसकी जो सिफारिश है उसके आधार पर ही उसको माफ किया जाता है। क्योंकि जब किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे देश से उसका लिंक होता है, तो वो विदेशी संबंध सही बनाए रखने के लिए कई बार आतंकवादियों को भी माफ करते हैं। करते कि नहीं करते? अभी बीच में भी एक दिन अखबार में आया था कि
पता नहीं कहाँ कहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से वो पढ़ा नहीं था। शायद जितने भी ब्लास्ट हुए थे कुछ समय पहले, आज के 7 8 10 साल पहले जो ब्लास्ट हुए थे, उनमें कुछ कुछ क्या ज़्यादातर कैदियों को दोषी साबित नहीं किया, निर्दोष साबित कर दिया। उनका कोई दोष नहीं था, बल्कि वो जब से जेल में पड़े हुए थे और उनको उस समय माना गया था कि इन्होंने ये मुंबई में ब्लास्ट किया या जहाँ पर भी ब्लास्ट किया था, ब्लास्ट करने के लिए आतंकवादियों को उनको ठहराया गया था, लेकिन अभी हाल ही में उनको बरी कर दिया गया। प्रत्येक भारतीयों का खून खोल रहा है, कैसे बरी कर दिया? लेकिन न्यायपालिका है, सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये नहीं है करप्शन वाला सिस्टम है, करप्शन वाला नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले तो उन आधार पे उनको पनिश किया जाए, दंडित किया जाए। और हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी नहीं माना, मतलब लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको दोषी माना, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ जा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति के पास जाओ। अब इसमें दोनों पक्ष जाते हैं राष्ट्रपति के पास, पीड़ित पक्ष भी जाता है और जिस व्यक्ति को अपराधी माना गया वो भी जाता है। जैसे माना कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया और मुझे कोर्ट सजा पे सजा टिका रहा है, तो मैं किसके पास जाऊंगा रोता रोता? और मैंने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, आपको कोर्ट बरी बरी कर रहा है या कोर्ट आपको सजा नहीं दे रहा, तो फिर मैं राष्ट्रपति के पास मैं भी जा सकता हूँ। क्या लिखा है? इसके अलावा आपको पता है इन न्यायिक शक्तियों में हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। 1950 से पहले का अगर कोई मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा, लेकिन 1950 के बाद का कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दी गई है, चाहे 1950 से पहले के मामले में दी गई हो या 1950 से बाद के मामले में सलाह दी गई हो, दोनों ही मामलों में वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सलाह मांगी, उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। तो ये फैक्ट लगा देता हूँ अगला। और इस बात का जो उल्लेख मिलता है वो 143 में मिलता है, अनुच्छेद 143 में मिलता है। अधिक जानकारी के लिए कहाँ पढ़ेंगे इसको हम? 143 में लिखिएगा। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की ब्रैकेट में परामर्शकारी शक्ति भी प्राप्त है, शक्ति भी प्राप्त है। परामर्शकारी शक्ति भी प्राप्त है, सलाहकारी शक्ति बोल सकते हो उसको। लेकिन ये सारी न्यायिक शक्तियों में पढ़ रहे हैं हम, है ना? सलाहकारी लिख सकते हो, परामर्शकारी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आपको लगे। तो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? ब्रैकेट में लिख लो। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में मिलता है, 143 143 में मिलता है। हाँ चेतना, ये 143 जो आर्टिकल है ये कौन से भाग में आता है? 5 में आता है। कौन कौन है 5 के पक्ष में और बाकी 5 में नहीं आता? हमने पढ़ा नहीं? मैंने बताया ना भाई, भाग 5 में 100 सॉरी 52 से लेकर 151 तक आते हैं। तो बताओ 143 बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फिर लिखो, सुप्रीम कोर्ट से परामर्शकारी जो शक्ति है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कौन से मतलब देश से हमने ये प्रावधान ग्रहण किया है? कहाँ से? कहाँ से ग्रहण किया बहन जी? बड़ा डब्बा गोल है भाई तुम्हारा। घर बैठे बैठे क्या करते हो? पढ़ा करो ना इनको। लिखो, परामर्शकारी शक्ति का प्रावधान कनाडा से ग्रहण किया गया है। लिखो, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर विधि
या तथ्य का कोई पर्सन उत्पन्न हुआ हो जो व्यापक महत्व का है, व्यापक महत्व का है, तो उस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यानी कोई व्यापक महत्व का कोई मामला आ जाता है ना, इसका व्यापक महत्व का कोई मामला है और जिसमें विधि से संबंधित कोई बात छुपी हो। इससे संबंधित विधि, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। कोई कानून की पेचीदगी कोई फंसी हुई है, तो ऐसे में राष्ट्रपति इससे परामर्श मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग। क्या कोई ऐसा मामला विवादित चल रहा है और उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह नहीं मांगता और आगे से सुप्रीम कोर्ट आके सलाह दे सकता है? यस या नो? मेरा सवाल देखिए, कोई ऐसा मामला चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में भी हो, राष्ट्रपति की नॉलेज में भी हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आगे से राष्ट्रपति को बुलाकर या सुप्रीम कोर्ट आगे से राष्ट्रपति के पास जाकर सलाह दे सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तभी सलाह देगा तब राष्ट्रपति मांगेगा, यानी कि बिन मांगे सलाह नहीं दी जाएगी। ध्यान, मांगने पर ही सलाह दी जाएगी। देखो ये सलाह है क्या? प्रधानमंत्री, बात सुप्रीम कोर्ट की चल रही, बात 143 की चल रही है। प्रधानमंत्री दे सकता है किसको? व्यवहार में, व्यवहार में, बाकी वैसे नहीं, संवैधानिक दृष्टि से नहीं। क्या लिखा आपने? लिखो, राष्ट्रपति के मांगने पर ही, राष्ट्रपति के मांगने पर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी जाती है, बिना मांगे नहीं। अब बताओ मुझे, राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो एक बार में कितने विषयों पर सलाह मांगता है? या एक पर या एक से अधिक पर मांग सकता है? एक बार में, एक बार में एक विषय पे मांगेगा या एक बार में एक से अधिक विषयों पर सलाह मांग सकता है? लिखिएगा, राष्ट्रपति, ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक बार में कितने भी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है? कितने भी विषयों पर, है ना, मतलब एक से अधिक विषयों पर एक बार में सलाह मांग सकता है। अब देखो, जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ का गठन होता है जिसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ। और इसको जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, ये संवैधानिक पीठ ही देगी, ध्यान रखना। और ये संवैधानिक पीठ किसका पार्ट है? और इस संवैधानिक पीठ में कम से भी कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। लिखिएगा, जब भी राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, सारे पॉइंट अलग अलग लिखना, जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है। एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है जिसमें कम से भी कम, सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? जिसमें कम से भी कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं। और ध्यान रखना विद्यार्थियों,
जब भी कोई संवैधानिक पीठ बनती है तो उस संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश जरूर शामिल होता है। संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश जरूर शामिल होता है, ध्यान रखना। लिखो, क्या लिखा आपने? 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं, और ये 5 न्यायाधीश ही, जब इन 5 न्यायाधीश की पीठ ही राष्ट्रपति को सलाह देती है। इन 5 न्यायाधीशों की पीठ ही, इन 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ही राष्ट्रपति को क्या देती है? सलाह देती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर मामला 1950 से पूर्व का है, कब का? 1950 से पूर्व का है, तो जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन मामला 1950 के बाद का है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मामला 1950 से पहले का हो चाहे मामला 1950 के बाद का हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है, किसको? राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई है, राष्ट्रपति इस सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। लिखो, यदि मामला 1950 से पूर्व ब्रैकेट में भारत के संविधान लागू होने से पहले का है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले का है, 1950 से पूर्व ब्रैकेट में संविधान लागू होने से पूर्व का है, तो ब्रैकेट बंद का है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो, यदि मामला 1950 के बाद का है, यदि मामला मतलब जिस मामले पे सलाह मांगी जा रही है ना, यदि मामला 1950 के बाद का है, 1950 का मतलब जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद में, ब्रैकेट में लिख सकते हो, संविधान लागू होने के बाद, यदि मामला 1950 के बाद का है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सलाह देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। देख लिया? नोट डाला था क्या आप लोगों ने? चलो अगला फैक्ट लिख लो फिर। देखो, उक्त दोनों ही परिस्थितियों में क्या लिखा है? उक्त दोनों ही परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को, उक्त दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों परिस्थिति कौन सी? 1950 से पहले की और 1950 की बाद की, दोनों ही परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। अर्थात, अर्थात मतलब मान भी सकता है और नहीं भी मान, अर्थात सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी।
तो आर्टिकल 143 इनको एक न्यायिक अधिकार देती है, न्यायिक शक्तियां प्रदान करती है। करती कि नहीं करती बताओ? ये सब न्यायिक शक्ति है ये। इसके अलावा संसद का कोई सदस्य, किसका? अरे आर्टिकल 103 क्या कहता है? आर्टिकल 103 संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी निरर्हताओं अयोग्यताओं से संबंधित प्रावधान है। अगर कोई भी संसद का सदस्य चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, क्या ठहराया जाता है? अयोग्य ठहराया जाता है, तो उसे अयोग्य कौन ठहराता है? राष्ट्रपति। कौन ठहराता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, लिखिएगा। अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निरर्हताओं निरर्हताओं अयोग्यता लिख लो तुम तो। अयोग्यताओं ब्रैकेट में निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इस बात का उल्लेख किस मिलता है? 103। इसका मतलब क्या है कि यदि संसद का कोई सदस्य है, सदस्य का मतलब क्या है यहाँ पे? संसद सदस्य से लिया गया है, आप भी लिख सकते हो चाहे तो। संसद सदस्य, संसद सदस्य अगर चुनाव में गड़बड़ी की, किसमें? चुनाव में गड़बड़ी करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति अयोग्य ठहरा सकता है? ठहरा सकता है? नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है, क्या करता है? दल बदल, तो उसे लोकसभा का स्पीकर या फिर विधानसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है? अयोग्य घोषित कर सकता है। लिखिएगा क्या लिखा आपने, बोलो कंटिन्यू, में जुड़ा देता हूं। आर्टिकल 103 में संसद के सदस्यों की निरर्हताओं ब्रैकेट में अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने का प्रावधान किया गया है। ये लिखा है? हाँ, राष्ट्रपति करता है। लिखो, किसी भी संसद सदस्य, किसी भी संसद सदस्य, संसद सदस्य को क्या बोल सकते हो आप? एमपी। हाँ, एमपी बोल सकते हो, या फिर सांसद कह सकते हो। संसद सदस्यों को चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर, चुनाव में गड़बड़ी करके कई लोग जीत जाते हैं ना, चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर अयोग्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अयोग्य कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि ईसीआई की परामर्श लेकर ही करता है। किससे परामर्श लेकर करता है? ईसीआई की परामर्श लेकर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर ही करता है। मतलब कोई व्यक्ति चुनाव में गड़बड़ी करके अगर जीत जाता है तो उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 103 आर्टिकल के तहत करता है। कौन से के तहत करता है? 103 के तहत करता है। और लेकिन उससे पहले किससे सलाह लेता है? भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है। लेकिन आपको पता है भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आप, मैं जिसे नियुक्त कर रहा हूँ, मैं उसी से ही सलाह ले रहा हूँ
इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? आप यही समझे कि भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है एक स्वतंत्र निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक निष्पक्ष कार्य करने वाला, चुनाव करवाने वाला आयोग है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखें आप। जबकि एक नोट डालो अलग से। जबकि देखो, दल बदल से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। और जो कोई संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित करने का काम कौन करता है? सेंटर में तो करेगा लोकसभा का स्पीकर, और राज्य में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। लिखिएगा, दल बदल के आधार पर एमपी एमएलए को एमपी एमएलए को अयोग्य घोषित क्रमशः लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसी एमपी को अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा तो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और किसी एमएलए को यानी कि विधायक को अगर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा तो वो कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। और अध्यक्ष की जगह पे आपको मिल सकता है स्पीकर। चलो मुझे बताओ, वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। और इनका संसदीय, पहले वो मतलब लोकसभा के सदस्य बने, ध्यान रखना। और लोकसभा के सदस्य में से ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। और कहाँ से सदस्य गए? कोटा बूंदी से, ध्यान रखना। और इसी प्रकार जो विधानसभा का स्पीकर या विधानसभा का अध्यक्ष राजस्थान वाली का कौन है? वासुदेव देवनानी, ध्यान रखना, जो कि अजमेर उत्तर से विधायक है, जिस इलाके में रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान में। ये वासुदेव नानी का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये समझ गए? आप हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के लिखा दिया था ना मैंने ये बात तो, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? आपने पहली लाइन यही लिखी थी शायद, है ना? इसकी न्यायिक, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में पहली लाइन यही तो लिखी थी आपने। क्या लिखी थी? राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? हाँ? देखो, 124 क्लोज 1 में तो न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में उल्लेख मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है। और 124 क्लोज 2 में इनकी नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आप केवल 124 भी लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? 124 में। और वैसे देखें तो 124 क्लोज 2। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कोलेजियम की सिफारिश पर। उसका उल्लेख किस मिलता है? 217 में। तो आर्टिकल 124 1 में तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, 1 है 2 है? 2 है। और 217 में क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो शुरुआत में लिख ली थी आपने, ना? लिख लिया विद्यार्थियों? तो इसी प्रकार ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हो गई? न्यायिक शक्तियां मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। धन्यवाद विद्यार्थियों।